नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव कुमार पर्चियों की गिनती से डर गए हैं क्या? आखिर क्यों जिलाधिकारी अब प्रत्याशियों के साथ खेल कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको भटका रहे हैं? ये मामला एक बड़े खुलासे के साथ लेकर के राव साहब हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि राव साहब के पास इस मामले में कई फोन आए हैं लगातार। और जैसे ही उन्होंने ये जानकारी हम तक पहुंचाई कि उनके पास ये फोन आ रहे हैं कि जिलाधिकारी पर्चियों की मिलान को लेकर के जब प्रत्याशी जा रहे हैं आवेदन करने, उनके पास कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, तो जिलाधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं। और यहाँ ही तक कह रहे हैं जिलाधिकारी कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्यों बिना मतलब इस चक्कर में पड़े हो? आखिर जिलाधिकारी का काम क्या ये है कि प्रत्याशियों को, अगर वो अपनी जायज मांग लेकर के जा रहे हैं, अगर वो वेरिफिकेशन चाहते हैं, वो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, तो उनको वहां पर भटका करके, गुमराह करके वापस किया जाए। आखिर पर्चियों के मिलान से क्यों राजीव कुमार, उनका आयोग और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन, पूरा मोदी का तंत्र, सिर्फ जिलाधिकारी नहीं, पूरा मोदी का तंत्र आखिर पर्चियों की गिनती से, पर्चियों के मिलान से क्यों डर रहा है? सीधा मैं राव साहब को जोड़ूंगा, कंट्रोल रूम जोड़िए राव साहब को। राजशेखर राव साहब के पास कई फोन कॉल्स आ चुके हैं प्रत्याशियों के। स्वागत है आपका राव साहब। जरा क्या नमस्कार। फोन कॉल आए, सीधा मैं खबर पे आता हूं। जरा डिटेल आप बताइए कि प्रत्याशी क्या बता रहे हैं आपको फोन करके, और कहां कहां से फोन आया, ये पूरी खबर डिटेल में बताइए। नमस्कार आपको भी और न्यूज़ लॉन्चर के दर्शकों को भी वेरी गुड इवनिंग। मैं जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आए, मैंने महाराष्ट्र के सारे उम्मीदवारों के 288 उम्मीदवारों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें मैं हर एक दिन प्रतिदिन मैंने सुबह उनको, मेरा यही दायित्व बनता है कि आज आपने दरख्वास्त किया है क्या नहीं, ये मैसेजेस भेजते रहता हूँ। हरियाणा भी मैं वही किया। लेकिन महाराष्ट्र में मैं काफी पहले से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है फीडबैक बहुत फटाफट मिल रहे हैं। वहां से जाके जाके आज लास्ट डे है करके हम 2 दिन पहले एक शो कर चुके हैं, वो भी वायरल हो गया। और आज कई लोग गए तो उनको जिलाधिकारी ये बोल रहे हैं कि आपको डाटा इरेज मिलेगी, वीवीपैट की जांच नहीं होगी, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट की जांच नहीं होगी, मॉक पोलिंग होगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों आपको इस मामले में क्यों पड़ते हो करके उनको, मतलब उनको इतना ये कर रहे हैं कि वो निराश हो जाए, निराश होकर लौट जाए। मतलब जो भी उम्मीदवार पैसा भरने के लिए आया, जांच के लिए पैसा भरने के लिए आया, उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। जिलाधिकारी का और चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि चुनाव में जो भी उम्मीदवार है उसका हर डाउट क्लियर करे। लेकिन यहाँ पर डाउट क्लियर करने के बजाय उनको नाराज करके भेज दे रहे, निराश करके वापस भेज दे रहे। आपको एक बात बता दूं, चुनाव आयोग ये वीवीपैट के जांच के लिए काफी घबराया हुआ है। आपको हम कई उदाहरण दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने जब ये आदेश जारी किए कि चुनाव में जो भाग लिए उनको 7 दिन के अंदर दरख्वास्त करने की टाइम लिमिट है, समय सीमा जो 7 वीवीपैट की जांच के लिए समय सीमा 7 दिन की रखी गई है सर्वोच्च न्यायालय ने। अब चुनाव आयोग उसे घटा के फ्रॉम द डेट, मतलब चुनाव वाले परिणाम घोषणा होने वाले दिन का भी गिनती कर रहा है। आप चुनाव परिणाम कब घोषित करेंगे? 23 अक्टूबर को शाम को 4-5 बजे आप घोषित करेंगे ना, लिखित कब देंगे आप? 23 नवंबर को शाम को देंगे ना, सुबह थोड़ी देंगे, सुबह 9 बजे थोड़ी देंगे, नहीं ना, शाम को 3-4 बजे देंगे आप। 3-4 बजे मतलब उस दिन कैसे गिनती कर रहे हैं आप? वो दिन तो निकल चुका है ना। मतलब चुनाव आयोग का डर मैं बता रहा हूं। हर एक चीज आपको अगर बारीकी से आप समझे तो चुनाव आयोग काफी डरा हुआ है वीवीपैट की जांच के लिए। आपको चुनाव लड़ने के लिए 10,000 की जमानत देनी पड़ती है विधानसभा के लिए, लेकिन एक पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए 47,200 रुपया उन्होंने मुकर्रर किया। मुझे काफी लोगों ने कहा कि अरे भाई कितने पोलिंग स्टेशन जांच करे, 1 करे या 2 करे। मैंने कहा भाई आपको 5% मिले तो आपके 12 तो 17, 12, 17, 18 तो बनते हैं आपके। तो बोले हमने अभी तो काफी करोड़ों रुपए खर्च किया है, लाखों रुपए खर्च किया है हमने, अभी ये कहां से उठाए। मैंने कहा ठीक है भाई 6-7 तो कर लो।
2 का तो 17C जहां मैच नहीं हुआ उसका कर लेते हैं, दोनों का जहां आपको ज्यादा लगता है कि यहाँ मुझे मिलना चाहिए नहीं मिला उसका कर लेते हैं, एक मॉक पोलिंग भी कर लेते हैं। कई तरह के टेस्ट हम करना चाहते हैं। वो जो सैंपल में से वो जो वीवीपैट के लिए दरख्वास्त किए हैं ना, उनमें से हम 6-7 टेस्ट ऐसे करना चाहते हैं कि ईवीएम धांधली पकड़ी जाए। अब उम्मीदवारों को डाउट है कि चुनाव आयोग कहता है कि ये नहीं होगा, चुनाव आयोग कहने से कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है कुछ कहने का। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना तब के बेंच के हेड थे, अभी सीजे है। उनका आदेश क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनका आदेश क्या है, आपको इलेक्शन प्रोसेस को और मजबूत करने के लिए अपना संविधान को और मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं, जो न्यायपालिका, विधायिका और ये जो ब्यूरोक्रेसी जो भी है, उसको मजबूत करने के लिए, लोगों को देश में और चुनाव तंत्र में यकीन बढ़ाने के लिए, मतलब उनका भरोसा जीतने के लिए, ये सभी करने के लिए उन्होंने आदेश दिए। वीवीपैट की जांच क्यों की है, ये सभी पाने के लिए, मतलब लोगों को कोई शंका ना हो, लोगों को ये ना लगे कि मेरी आवाज सुनी नहीं जा रही है, लोगों को ये ना लगे क्योंकि मुझसे धोखा हुआ है, ये सबको दूर करने के लिए ये 5% वीवीपैट की जांच के लिए आदेश दिए हैं। तो चुनाव आयोग क्या कहता है, जब आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग आया, वीवीपैट की जांच के लिए लोगों ने दरख्वास्त की, तो चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव वाले दिन जो भी हमें वीवीपैट मौजूद हुए डब्बे में, हम उनको नहीं गिनेंगे। मॉक पोलिंग करवा के मॉक पोलिंग के जो वीवीपैट है हम वो गिनेंगे। इसका कारण क्या बताया उन्होंने, मैं चुनाव आयोग का मतलब बता रहा हूं कितना वो डाइवर्ट करना चाहता है, वीवीपैट की गिनती से कितना बचना चाहता है, कितना डरा हुआ है वीवीपैट की जांच के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग ये कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहां लिखा है कि वीवीपैट की गिनती है करके बोला चुनाव आयोग। अरे भाई, जब चुनाव आयोग ने आपको लिखित रूप में आदेश में नहीं कहा कि वीवीपैट गिनना है, तो आप मॉक पोलिंग में क्यों गिन रहे हैं? मॉक पोलिंग करके उसका वीवीपैट गिन के ही आप बता रहे हैं कि ईवीएम सही है करके, मतलब आप ये मान रहे हैं कि वीवीपैट गिनने से ही ईवीएम की काम का सही या गलत पकड़ा जा सकता। अब ये पकड़ना है तो हमारे चुनाव के दिन धांधली हुई या नहीं पकड़ना है, तो आपको चुनाव वाले दिन के वीवीपैट गिनने से काम वो हो जाता। ये मॉक पोलिंग का नाटक क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास ईवीएम के आंकड़े हैं जो घोषित किया आपने, आपके पास वीवीपैट है, वो गिन के मैच करके बता दीजिए। ये मॉक पोलिंग का एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रखा आप आपके कर्मचारियों के ऊपर? ये मॉक पोलिंग की जरूरत क्या है? जब आपके पास वीवीपैट मौजूद है, जब आपके पास ईवीएम के आंकड़े मौजूद है, वो गिने तो सिंपल काम हो जाता ना, लाना, फिर उसमें से डाटा इरेज करना, फिर ये वीवीपैट का डब्बा खाली करना, फिर नया सिंबल लोड करना, फिर ये मॉक पोलिंग का नाटक क्यों? इतना बर्डन क्यों दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को, जो सीधा साधा सिंपल सा काम है, 2 मिनट का काम है। वीवीपैट गिनने में, 1000 वीवीपैट गिनने में मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लगेगा, एक घंटा भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। 10-15 मिनट के काम के लिए आप इतना क्यों फिर 500 लोगों को लेके आओ, उनसे दोबारा चुनाव करो, ये पूरा क्यों कर रहे हैं आप? इतना क्यों डर रहे हैं आप? वीवीपैट की पर्ची गिनने में आपको क्यों इतना डर है? क्योंकि आपने धांधलीकर्ताओं के साथ आपका मेलजोल है। मैं इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि मेलजोल है धांधलीकर्ताओं के साथ, ये आपके पास किस पार्टी के करीब कितने प्रत्याशियों के फोन आए और वो क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्ट क्या बात बता रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? मुझसे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के एक महिला एडवोकेट ने कॉल किया है, सीमा जी करके। वो जब चार अपने विधायकों का दरख्वास्त लेके गई, उनके जिले में 5 लोग हार गए, 4 का एप्लीकेशन देने गई, तो वहां के लोगों ने कहा कि हम मॉक पोलिंग ही करेंगे। वो कहते हैं, मैं उम्मीदवारों को यह कहना चाहता हूं कि मॉक पोलिंग हम नहीं मान रहे हैं। हम चुनाव आयोग ने जो एसओपी निकाला है, इसका जो प्रोसीजर निकाला है, उसको हम चुनौती दे रहे हैं। हम वीवीपैट चुनाव वाले दिन की गिनती करेंगे और ऐसे कई 6-7 टेस्ट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर एक उम्मीदवार को अप्लाई करने की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में
मशीन पकड़ी जाती तो आप दोबारा निर्वाचित घोषित हो सकते हैं। हम हमारे लिए विनती नहीं कर रहे हैं। अगर ईवीएम में चुनाव आयोग कहता है कि जो ईवीएम धांधली को पकड़ने के जो भी टेस्ट है वो नहीं करवाना चाहता चुनाव आयोग, हम 7 पॉइंट से 7 डिमांड लेकर मैं आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक चल रही है, उनको मैंने सुझाव दिया है कि 7 पॉइंटों पर ईवीएम जांच के लिए मांग करें। पहला पॉइंट, ईवीएम की पर्ची जो है वो जल्दी फेड हो जाती है, उसका जो प्रिंट जो है जल्दी फेड हो जाती है, इसलिए दिसंबर पहले सप्ताह में ही वीवीपैट की गिनती हो जाए। पहला शर्त। दूसरा शर्त, चुनाव वाले दिन जो वीवीपैट हमें प्राप्त हुए उन्हीं को गिनना है, मॉक पोलिंग विद पोलिंग नहीं है, वो सिंपल सा काम है। तीसरा, एक पोलिंग स्टेशन, हर एक पोलिंग स्टेशन, हर एक चुनाव इसमें एक पोलिंग स्टेशन में हम मॉक पोलिंग करवाएंगे। मॉक पोलिंग चुनाव आयोग जैसा चाहता है वैसा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग यह चाहता है कि मॉक पोलिंग में उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का चुनावी चिन्ह, उम्मीदवार का पार्टी का नाम, उसका सीरियल नंबर नहीं हो, वो अल्फा बीटा गामा मतलब कोई और नाम से करना चाहता है जो चुनाव के हिस्सा ही नहीं थे। हम वैसा मॉक पोलिंग नहीं करवाना चाहते। हम मॉक पोलिंग एग्जैक्टली उसी तरह करवाना चाहते हैं जिस तरह चुनाव के दिन हुए थे, उसी मशीन से, उसी वीवीपैट से। और मॉक पोलिंग करने से पहले उसमें डाटा इरेज करना नहीं चाहते, नहीं करने देंगे। डाटा इरेज करे, प्रोग्राम चेंज हो गया तो कैसा पता चलेगा आपने धांधली की है नहीं। जो आपने चुनाव के दिन प्रोग्राम था वही प्रोग्राम मॉक पोलिंग में भी चलना चाहिए। मॉक पोलिंग मतलब मैं कह रहा हूं, मॉक पोलिंग आपने 10 पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए मांग की तो उसमें एक में मॉक पोलिंग भी करवाएंगे। और मॉक पोलिंग करते समय वीवीपैट का जो डिब्बा होता है, निचला हिस्सा जो आम चुनाव के दौरान बंद रहता है, वो बंद ही रहना चाहिए आम चुनाव के दिन, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है। लेकिन अभी क्योंकि ये जांच है, निचला हिस्सा कांच का रखने की बात कर रहे हैं, पारदर्शी रखने की बात कर रहे हैं, जिससे हम देख सके कि जो बटन दबाए और जो स्लिप गिर रहा है वो सेम है या नहीं। और अपने देश के और विदेश के कई एक्सपर्ट्स को बुला के वो ईवीएम को जांच करने के मौका देने की भी बात कर रहे हैं हम। जो हार्डवेयर है, ये बातें आ रही है कि आपने चुनाव होने के बाद में, सील डालने के बाद में आपने कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी कुछ और चला रहे हैं जिससे ईवीएम का जो डाटा है उसमें ऊपर नीचे किया जाए। हम खोल के ये जांच करना चाहते हैं कि उस मशीन में ऐसी कोई प्रावधान है या नहीं, उसकी भी जांच होगी। और सारे जो ईवीएम और वीवीपैट है इनको अपने सेफ कस्टडी में, सेंट्रल फोर्सेस की कस्टडी में 24/7 सीसीटीवी निगरानी में रखने की भी मांग कर रहे हैं। ये 7 पॉइंट मैंने आज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो रही है, बैठक हो रही है, उसमें पेश करने के लिए चन्नी थला जी को मैंने दिया है। उन्होंने ये पढ़ के बोला है बहुत बढ़िया है, इससे तो चुनाव आयोग बच ही नहीं सकता। हम जांच ऐसे इस पॉइंटों पर करवाएंगे। चुनाव आयोग क्या कहा? चुनाव आयोग ने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए, मतलब संविधान को मजबूत करने के लिए, चुनाव तंत्र को मजबूत करने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए जो बातें चुनाव आयोग ने कहा, उनका ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए हम ये डिमांड रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग क्या कहता है? धांधली पर पर्दा डालने का जो आदेश लेके आया, चुनाव आयोग का जो आदेश है वो धांधली करने वालों को इतना प्रोत्साहन देता है कि आप चाहे जितना धांधली कर रहे हो, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट को और चुनाव वाले दिन का डाटा को हम छूने नहीं देंगे, उसे इरेज कर देंगे। आप बेफिक्र होकर धांधली करो करके खुली छूट दे रखी है। ये चुनाव आयोग का जो है ना को कॉन्स्पिरेटर, जो मैं कहता हूं, को कॉन्स्पिरेटर का दावा भी होना चाहिए उसके ऊपर, उनका ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। चुनाव आयोग राजीव कुमार और बाकी 2 साथी हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। वो चुनाव में धांधली करने वालों को प्रोत्साहन देने का कानून लेके आए।
नहीं, एक एक बात जो अभी डीएम बोल रहे हैं प्रत्याशियों को, क्या आपने इस बात को उनको बोला है या ग्रुप में डाला है? मुझे लगता है आपकी जो बातें मैं सुना कि अगर डीएम ऐसा बोल रहे हैं कि जी हम तो पर्चियों का मिलान चुनाव वाले दिन का नहीं करवाएंगे, हम मॉक पोल करवाएंगे, तो क्या ऐसा संभव है कि वो सारे प्रत्याशी अगर डीएम ऐसा बोलते हैं, जिलाधिकारी बोलते हैं, तो उनसे लिखित में ले लें कि ये लिखित में आप दे दो कि हम मॉक पोल करवाएंगे, क्योंकि लिखित में होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये लोग पलट भी जाते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला, हम तो चेक करवा रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि टाइम स्पेंड, देखिए जब जब डाउटफुल होता है मामला, और जो चोर होता है, चोर हमेशा समय बिताना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो टाइम स्पेंड करने के लिए वो कोर्ट में, मान लिया आप बिना रिटर्न में लिए गए कोर्ट में, तो कहे नहीं नहीं ऐसा किसी ने नहीं बोला है, हम तो नहीं नहीं करवाएंगे। जरूर तो वो टाइम नहीं। स्पेंड, अगर अगर डीएम ने, राव साहब, जो मेरे मन की शंका है वो मैं कह रहा हूँ, वही सवाल है कि अगर डीएम ये बोल रहा है कि जी हम मॉक पोल करवाएंगे, ये वर्बली बोल रहा है, उससे क्या प्रत्याशी रिटर्न में ले रहे हैं? प्रत्याशियों को मुझे लगता है कि रिटर्न में ले लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप जो करवाना करवाओ, हमें रिटर्न में दे दो कि आप मॉक पोल करवाओगे। जब रिटर्न में आ जाए तो तत्काल ये 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 जितने होते हैं, ये सारे रिटर्न में जिलाधिकारी का रहेगा कि हम मॉक पोल करवाएंगे। ये लेकर के तुरंत अर्जेंट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाए कि देखिए वो पर्ची जो है मिट जाएगी, उस पर जो भी छपा है वो दिखेगा नहीं, और ये देखिए ये मॉक पोल करवाने की बात कर रहे हैं। मॉक पोल कैसे भाई? जिस पर हमें जिस डाटा पे डाउट है वो डाटा वेरीफाई होगा ना, आगे थोड़ा दूसरा वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो और ये देखिए जिलाधिकारी एक्सपोज है, सामने उनका एक्सेप्टेंस है, उन्होंने दस्तखत करके दिया है कि हम नहीं करवाएंगे आपको, वो पोलिंग के दिन का डाटा वेरीफाई नहीं करवाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि हाँ ये पोलिंग के दिन का डाटा वेरीफाई करवाने से मना कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं प्रत्याशी? मुझे लगता है कि करना चाहिए कि जिलाधिकारी मना करे, जी कोई बात नहीं है, जिलाधिकारी से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, जी कोई बात नहीं है, आप लिख के दे दो कि हम मॉक पोल करवाएंगे। क्या ऐसा जिला प्रत्याशी कर रहे हैं? प्रत्याशी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आयोग ने लिख के ऑलरेडी दिया है आदेशों में कि हम मॉक पोलिंग ही करवाएंगे। जिलाधिकारी कैसे भला उसका इनकार करेगा? चुनाव आयोग ने लिख के लिखित रूप में आदेश दिए हैं कि हम मॉक पोलिंग ही करवाएंगे। चुनाव तो आयोग सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए कह रहा फिर हूं मेरा सुप्रीम सवाल है, कोर्ट के फिर ऊपर। नहीं नहीं, वो तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है, अवमानना कर रहा है आयोग, राजीव मे, कुमार। ये मेरी एक लेकिन बात लेकिन सुन। सवाल ये है, राव साहब, लेकिन सवाल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कई बार दर्शक कहते हैं कि आप वही बात कर रहे हो, कुछ आगे क्यों नहीं कदम बढ़ रहा है? तो इसलिए मेरा भी ये सवाल है कि अगर अगर ये कहीं रिटर्न में है, आयोग ने रिटर्न में दिया है, आप बता रहे हैं, अगर आयोग ने रिटर्न में दिया है कि हम मॉक पोल ही करवाएंगे, तो पहले तो एक साइमल्टेनियसली एक तरफ अगर प्रत्याशी जा रहे हैं जो है जिलाधिकारी के पास 47,200 रुपए के हिसाब से वहां पेमेंट करने और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली उसके समानांतर ही एक पिटीशन तुरंत जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि जो है ये देखिए लिख करके क्या दिया है राजीव कुमार ने कि हम मॉक पोल करवाएंगे। साहब आपने तो, जज साहब आपने तो, संजीव खन्ना जी एफसीजीआई हैं, आपने तो कहा था वेरीफाई करने के लिए, ये मॉक पोल से कैसे वेरीफाई होगा? हमें तो 20 नवंबर के डाटा पर संदेह है, और ये देखिए इनका लिखित आदेश है। अगर लिखित है तो जिलाधिकारी से लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर राजीव कुमार का ये लिखित आदेश है उनके आयोग का कि हम सिर्फ मॉक पोल करवाएंगे, तो वो आदेश तो लेकर के तत्काल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। फिर क्यों नहीं जा रहे? यही तो मेरा रोना है भाई। मैं आंध्र प्रदेश में हारे हुए उम्मीदवारों से, हरियाणा में हारे उम्मीदवारों से, उनसे यही तो विनती कर रहा था मैं। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका दायर कर देना चाहिए। आपको एक कुछ खबरी दे दूं, एक ब्रेकिंग खबरी दे दूं। महाराष्ट्र के सारे उम्मीदवार और हरियाणा के सारे उम्मीदवारों को एक ब्रेकिंग दे दूं। अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवमानना करने की याचिका दायर हो रही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवाकर दत्ता ने जो आदेश दिए हैं, उनको आदेश के अनदेखी करते हुए एक बार कहता है कि हम वीवीपैट नहीं गिनेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने हमें नहीं कहा कि हम गिनना है। दूसरी बार मॉक पोलिंग में कहता है कि हम वीवीपैट को गिनेंगे क्योंकि वीवीपैट गिनने से ही ईवीएम की कामकाज की
ये होगी। मतलब एक में वो एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रहा है, एक का विरोध कर रहा है, दोनों में से एक ही सही हो सकता है। वीवीपैट गिनना है या नहीं, ये दोनों हाँ। बात चुनाव आयोग कर रहा है। इस मामले के ऊपर एक बड़े वकील के एसोसिएट के साथ मेरा 35 मिनट का टेलीफोनिक बात हुआ। वो कन्विंस हो गया कि एक ही ऑर्डर में, एक में आप कह सकते हैं कि वीवीपैट गिनना है, दूसरे में आप कह सकते हैं कि वीवीपैट नहीं गिनना है। ये कोर्ट का उसका अवमानना ही नहीं, उसका जो है ना मौके का फायदा उठाना है, मतलब अपनी चापलूसी दिखाना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ खिलवाड़ करना है। तो उसकी याचिका भी अगले हफ्ते दायर हो रही है। ये न केवल महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के लिए बल्कि हरियाणा के उम्मीदवारों के लिए भी एक खुशखबरी है। महाराष्ट्र के सारे उम्मीदवारों को मैं कहता हूं, 238 के 238 पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट की जांच के लिए आप दरख्वास्त करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको 7 दिन का मोहलत है परिणाम घोषित करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि परिणाम घोषित करने के बाद 7 दिन, चुनाव आयोग कहता है उसको गिनकर 7 दिन, मतलब 6 दिन का मोहलत दे रहा है, 1 दिन का मोहलत घटा रहा है, आपको 47,200 रुपए का फीस दे रहा है। मतलब हर तरह से आपको डरा रहा है, निराश कर रहा है कि आप वीवीपैट की जांच के लिए आप दरख्वास्त न करें। इसलिए क्यों कर रहा है? क्योंकि आप जिस दिन वीवीपैट गिनेंगे सारे परिणाम पलट जाएंगे। महाराष्ट्र में 170-160 के आसपास शायद महाविकास आघाड़ी निकलेगी, हरियाणा में 65-70 के बीच में कांग्रेस निकलेगी। चुनाव अभी आपने बैलेट पेपर परिणाम कांग्रेस का क्या कहता है? हरियाणा में 73, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर का परिणाम क्या कहता है? 170। ये पूरे सच हो जाएंगे। आप अगर दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं, एक सुनहरा मौका खो बैठ रहे हैं। कल भी एक मौका है, कल शाम तक आप कर लीजिए, क्योंकि आप जिलाधिकारी जब आपका दरख्वास्त ठुकराएगा तो आपको यह कहना है, ये लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 7 दिन, मतलब 23 तारीख के शाम के बाद आप 7 दिन लगा लीजिए। आज का शाम नहीं, 23 तारीख को आप नहीं गिन सकते, क्योंकि उस दिन शाम को आपने परिणाम घोषित किए हैं। तो हर एक चीज में अटकलें लगाना चाहता है चुनाव आयोग, ताकि वीवीपैट की जांच के लिए कोई आगे ना आए। उसको प्रोत्साहित करने के बदले में उसको निराश कर रहे हैं। इसीलिए वो धांधली करने वालों को उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग। एक बात राव साहब और है, फाइनल यही बस समझना है कि जो 7 दिन वाला मामला है, क्योंकि अगर देखिए, मैं बड़ा पॉइंट टू पॉइंट आज मैं भी थोड़ा तकनीकी पहलू पे बात करना चाह रहा हूं, और आखिर में यही समझना है कि 7 दिन का टाइम है। 7 दिन तो ये बिल्कुल कॉमन जो सामान्य समझ है वो भी कहती है कि अगर 23 तारीख को गिनती हुई है तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को 7 दिन होता है, क्योंकि उस दिन तो जो है गिनती हुई 23 को, तो 24 को पहला दिन होगा और 30 को 7वां दिन होगा। अगर 30 तारीख, क्योंकि पीछे का आप ट्रैक रिकॉर्ड बताए हैं कई बार कि कुछ प्रत्याशी गए तो 7वें दिन जब वो पहुंचे, जब 7वां दिन पूरा हो रहा था तो उन्होंने कहा नहीं कल ही 7 दिन हो गए हैं, उन्होंने काउंटिंग के दिन को पहला दिन गिन लिया था। तो अगर ऐसा है तो 5-7 प्रत्याशियों को तो 30 तारीख को भी जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पर चुनाव आयोग की मंशा, कहते हैं ना नीयत, हमेशा मोटिव जब अदालतों में सुनवाई होती है, जिरा होती है, तो उसमें मोटिव ऑफ क्राइम ये हमेशा काफी महत्व रहता है। बहुत महत्व होता है। तो 30 को अगर 4-5 प्रत्याशी जाएं और वहां पर जिलाधिकारी मना कर दे तो जिलाधिकारी से उन्हें रिटर्न में लेना चाहिए। मुझे लगता है कि रिटर्न में वो ले लें कि नहीं आज 7 दिन कल ही पूरे हो गए, 29 नवंबर को 7 दिन पूरे हो चुके हैं, तो मैं 30 नवंबर को आपका एप्लीकेशन नहीं ले सकता हूं, ये ले लें। तो जब 4-5 ये भी लगेंगे तो कम से कम ये मोटिव क्लियर होगा कि इनकी नीयत नहीं साफ है, इनकी मंशा खराब है, गलत है इनकी मंशा। जरूर आपका अच्छा सुझाव है। जो भी कल वीवीपैट की जांच के लिए दरख्वास्त करने के लिए जाएगा, अगर ऑलरेडी कोई जा चुका है तो दोबारा एक पोलिंग स्टेशन के लिए चले जाए, एक और पोलिंग स्टेशन के लिए जांच के लिए चले जाए। अगर वो सामने पर्ची रख दे
तो जिलाधिकारी अगर ठुकराएगा तो उसके लिखित रूप में ठुकराने की बात करने की होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन पर लिखना चाहिए और दस्तखत करना चाहिए और मोहर भी लगाना चाहिए कि आज 7वां दिन नहीं 8वां दिन है, इसलिए हम इसको ठुकरा रहे करके बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है 7 days फ्रॉम डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद में 7 दिन। चुनाव आयोग अपने यहां भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। आपकी मंशा तो साफ हो गई है। जब आप मॉक पोलिंग की बात कर रहे हैं, वीवीपैट नहीं गिनने की बात कर रहे हैं, आप 47,200 रुपया फीस मुकर्रर करने की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वीवीपैट गिनने में 1 दिन लग जाएगा, 3-4 घंटे में खत्म होने वाली बात को आप 1 दिन बता रहे हैं। आप वीवीपैट गिनती करने के सख्त खिलाफ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईवीएम का आंकड़ा वीवीपैट से मैच नहीं करता। सारे उम्मीदवारों से कह रहा हूं मैं, कल जाके एप्लीकेशन दीजिए। अगर आप दिए ऑलरेडी चुके तो भी दीजिए, नहीं दिए जो भी लोग जितने भी लोग अभी तक नहीं दिए, कल जाके अगर उनका एप्लीकेशन ठुकराया जाए तो उस पर लिखित रूप से आप लिखवा लीजिए कि उन्होंने मना किया है इस एप्लीकेशन को स्वीकार करने के लिए। 30 तारीख डेट, टाइम, दस्तखत और स्टैंप के साथ लिखित रूप से लेना चाहिए। बिल्कुल, आज ये बड़ा महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी और ख़ासकर ये कि जिलाधिकारी ही अब प्रत्याशी जब जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए पर्चियों के मिलान के को लेकर के, तो उनको जिलाधिकारी गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, यहाँ तक कि इसे इनडायरेक्ट थ्रेट में भी मैं गिनता हूँ कि अगर कोई अधिकारी ये कहे कि क्यों तुम इस लफड़े में पड़ रहे हो? क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों पड़ रहे हो मतलब क्या है? अगर हम पढ़ेंगे तो क्या करोगे भई? ये भी एक सवाल है और साथ ही ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशी कितने मतलब शिद्दत से जाते हैं ये जांच करवाने के लिए, ये ज़रूर देखना होगा। क्या जिलाधिकारी के कहने से बैकफुट पे आ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं या वो हर हाल में अड़े रहते हैं? क्योंकि सभी पार्टियां अच्छा एक बात और प्रत्याशियों को जिलाधिकारी ऐसा कह रहे हैं, ये फ़ोन राजशेखर राव साहब के तक आया है, तो राजशेखर राव साहब तक अगर आया है तो ये जानकारी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की लीडरशिप तक भी गया होगा। वो लीडरशिप क्यों चुप बैठी है? उन्हें अपने प्रत्याशियों को बैक करना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनके साथ अपनी लीगल टीम को लगाना चाहिए। जो लीगल टीम बना-बना करके बैठे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी लीगल टीम ये कांग्रेस या सभी पार्टियां, कांग्रेस का तो बड़ी भारी भरकम लीगल टीम है। ये लीगल टीम क्या कर रही है? इन्हें बैक करना चाहिए अपने कैंडिडेट्स को। अगर कैंडिडेट जा रहा है एक तो बड़ा महत्वपूर्ण है जो अमाउंट है, हालांकि हम अमाउंट पर नहीं चर्चा करना चाहते आज, ये बाद का विषय है कि जहां पर 10,000 रुपए जमानत राशि है वहां 47,200 रुपए पर मशीन यानी 15 से 20 के बीच में बूथ आते हैं 5% के हिसाब से और 5% के हिसाब से अगर जमा किया 15-20 बूथ का तो 7 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच अमाउंट चला जाएगा ये 6-7 लाख से 10 लाख चुनाव खत्म होने के बाद 10 लाख हारा हुआ प्रत्याशी तो 10 रुपए नहीं खर्च करना चाहता। यही सबसे पहले मनोबल तोड़ने का यही काम है। आपको मशीन चेक करवाना है, वेरीफाई करवाना है, आप सरकारी तंत्र का हिस्सा हो। आप अडानी की कॉर्पोरेट कंपनी नहीं चला रहे हो, अंबानी की कॉर्पोरेट कंपनी नहीं चला रहे हो। आप जियो का मोबाइल नहीं चला रहे हो कि शुरू में डाटा फ्री दोगे, उसके बाद डाटा का रेट बढ़ा दोगे। आपको कंज्यूमर को चूसना है। आप सरकारी तंत्र का हिस्सा हो, संवैधानिक निकाय और सरकारी तंत्र का हिस्सा हो। आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो खेत बेच करके नहीं, आपके घर वालों का खेत बेच करके लाया जा रहा है या सरकार में बैठे लोग या प्रधानमंत्री लेकर के आ रहे हैं अपना खेत बेच करके। वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा आपको मिल रहा है। आपका निर्वाचन सदन वहां के प्यून से लेकर के और जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक सबको जो सैलरी मिल रही है, इतनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। आज तो जेट सिक्योरिटी में घूम रहे हो राजीव कुमार साहब। आप आपकी जेट सिक्योरिटी का भी खर्चा इस देश के आम आदमी के टैक्स के पैसे से वो जेट सिक्योरिटी लेके घूम रहे हो। वो सारी सुख सुविधाएं हैं। इस 47,200 के अमाउंट पर मैं आज चर्चा में ला रहा हूं, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। आपका क्या लगना है वेरिफिकेशन में क्या खर्चा होना है? आपकी बैटरी वो तो खत्म नहीं होती है। आपने बताया है कि ऐसे फॉर्मूले से हमारी बैटरी है कि 99% ही रहती है, वो खत्म ही नहीं होती। तो बैटरी खत्म नहीं होती तो वो खर्चा नहीं है। डीजल वगैरह तो मेरे ख्याल से डीजल या पेट्रोल तो डालना नहीं पड़ता है कि वीवीपैट में डीजल घुसा करके पेट्रोल भरना पड़ता है ईवीएम में, और पेट्रोल महंगा है तो हमको चेक करवाने में लग जाएगा 50 लीटर डीजल पेट्रोल, तो इसलिए जो है खर्चा चाहिए।
आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नहीं बुलाने हैं कि उसके लिए आपको संविदा पर भर्ती करनी है वेरिफिकेशन के लिए, कि संविदा पर भर्ती करेंगे, हम 500 एम्प्लॉय रख रहे हैं भाई वेरिफिकेशन के लिए, तो उनका खर्चा जो उनको जो है हम संविदा पर रख रहे हैं तो 2 दिन का उनको हमको सैलरी देना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। आपका वही एम्प्लॉई जो सरकारी एम्प्लॉई है, जो सरकार से टैक्स पेयर्स के टैक्स के ही माध्यम से सरकार से सैलरी ले रहा है, वही एम्प्लॉई गिनेगा, वही मशीनें गिने जाएंगी। उन मशीनों में कोई जो है एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। मशीनों को भी कहीं होनोलुलु और हांगकांग सिंगापुर से लाना नहीं है गिनने के लिए, वो उसी जिलाधिकारी के उसी कलेक्ट्रेट के स्ट्रांग रूम में बंद है, उसी जहां गिनती होनी है वही स्ट्रांग रूम में बंद है। ये 47,200 का मुझे लगता है एक पिटीशन का एक पार्ट, एक बिंदु ये भी होना चाहिए कि इतने लॉजिक के साथ, मैं तो बताता हूं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, सामान्य बुद्धि है, वकील लोग तो और बहुत धुरंधर है, काबिल है, उनको तर्कों को रखना चाहिए कि ये 47,200 किस हिसाब से जोड़ा है, किस हिसाब से। जैसे हम लोग न्योता ये देते हैं तो 51, 101, 151 होता है, कहते हैं शुभ होता है, तो 47,200 किस हिसाब से जोड़ा है भाई, किस हिसाब से जोड़ा है? शुभ है अमाउंट, या 47,200 कोई ज्योतिषी ने बताया था कि 47,200 रखोगे तो कभी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, ऐसा भी होता है इस देश में। ज्योतिषियों से पूछ करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम भी करते हैं, बहुत सारे, वो मतलब अपराधी और माफिया टाइप के लोग भी तमाम ऐसे हैं जो ज्योतिष में यकीन रखते हैं, तो उसका गलत काम मुहूर्त भी भी करते निकलवाते हैं। हैं। तो हाँ, तो कुंडली दिखाते हैं, मुहूर्त देखते हैं कि किस मुहूर्त में क्या करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ज्योतिषी से पूछा कि ये कब कैसे चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, तो बताया कि 47,200 का अमाउंट रख दोगे तो नहीं पकड़ी जाएगी, ये अमाउंट तुम्हारे मूलांक से मैच कर रही है, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रही है, और इसको कहीं जोड़ा घटाया हो, इसलिए इस पर भी जाना चाहिए। ये 47,200 क्यों? अगर फीस रखनी थी तो मुझे लगता है सिंबॉलिक सांकेतिक रूप से 200 रुपए का रख देते, कि एक, हाँ, कि एक अरे सांकेतिक भाई रूप से 5,000 5,000 भी रख देते तो चलता, 5,000 भी रख दे तो चलता। एक चुनाव क्षेत्र का वही कितना होता है पता है आपको? एक चुनाव क्षेत्र का कितना होता है पता है आपको? 300 चुनाव क्षेत्र मतलब 15 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया विधानसभा के लिए, हाँ 1.5 करोड़ रुपया विधानसभा के लिए, और 15 करोड़ लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए, ये कम से लोकसभा के कम है, लिए। नहीं इससे ऊपर भी जाएगा आंकड़ा, कुछ नहीं जगहों नहीं पर नहीं, इससे ऊपर चला जाए। ज्यादा से हाँ ज्यादा है। हाँ, तो बारह ये जो है, 15 करोड़ उधर। हम्म, तो ये इस अ, पर, इस विषय पर भी चर्चा की जरूरत है। ये 47,200 क्यों? पहले आपने इतनी फीस रखी कि हारा हुआ प्रत्याशी हिम्मत ही नहीं करे। जितने भी लोग समाज में हैं वो जानते हैं चुनावी प्रक्रिया को, इस देश में राजनीतिक जागरूकता इतनी है, हारा हुआ प्रत्याशी चाय नहीं अगले दिन से पिलाता है जल्दी किसी को, कि यार हार गए नहीं, हैं, उसका सब तो मनोबल टूट चुका होता है भाई, उसका हाँ, मनोबल ऑलरेडी टूट चुका होता है। जीतने नहीं वो वाला अगले स्पेशली, जीतने वाला अगले उम्मीदवार जब हार जाता है ना, उसका मनोबल पूरा हम्म, टूटा हुआ रहता है, वो शौक में से नहीं निकलने के लिए 7 दिन लग जाते हैं। नहीं, शौक क्या, मैं तो देखा हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ, हारे हुए प्रत्याशी तो 6 महीना दूसरे की चाय पीते हैं, अपने पैसे से अपनी खुद चाय नहीं पीते, कहते यार हार गए यार, कुछ है नहीं, जेब खाली है, चाय पिला दो। हारे प्रत्याशी तो ये हालत हो जाती है, वो कहाँ से जो है, वो तो अगर अगर 47,200 के हिसाब से 10 बूथ पर भी जा रहे हैं तो वो इतनी बड़ी हिम्मत कर रहे हैं कि उनको तो चाय पिलाओ, समोसा खिलाओ, और फिर मशीन और वीवीपैट मिलवाओ, ये जिम्मेदारी बनती है कि हारने के बाद भी वो आपको आपके राजकोष में 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। जी 47,200 के साथ अगर 10 मशीन पे भी करवाया तो करीब करीब 4,80,000 रुपए के आसपास दिया भरा आपके पास, सरकारी राजकोष में उसने योगदान किया हारने के बाद। जीतने वाला तो 5 साल राजकोष से निकालेगा, हारने वाला दे रहा है आपको। सोचिए, हारने वाला दे रहा है आपको, उसको चाय समोसा ब्रेड पकौड़ा खिला करके वेरीफाई करवाना चाहिए, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, यही संदेह को मजबूत करता है। खैर इजाजत दीजिए, बातें अगर इनके तर्कों पर, इनके थेथरोलॉजी पे, थेथरई पे करेंगे तो दिन रात कम पड़ जाएगा। अब देखते हैं ये प्रत्याशी कितने जुनून से लगते हैं, साथ में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, ये कितना कदम मजबूती से बढ़ाते हैं, अंगद के पांव जैसे पांव रखते हैं, या बस पांव हिला करके और पीछे चले आते हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को तब देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लेकर के जाए, अभी तक तो कोई गया ही नहीं है। फिलहाल हमें नहीं इजाजत नहीं दीजिए। नहीं, हाँ याचिका तैयार हो चुकी है, याचिका तैयार हो चुकी है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला अगले हफ्ते दायर हो जाएगा चुनाव आयोग के खिलाफ। चलिए इसी याचिका मामले में तैयार है, इन सारी इंतजार जो करते मामले हैं। हम्म, सारा जो मामला हम जो डिस्कस करे हैं उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर होने जा रहा है अगले हफ्ते। चलिए हो जाए तो अच्छी बात है, देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि वही जज साहब सीजेआई हैं संजीव खन्ना साहब, जो इस पर्चियों के मिलान पर वो फैसला दिए, जिस फैसले को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं राजीव कुमार साहब, वो फैसला उन्हीं का है और उन्हीं के मत्थे वो अभी जिम्मेदारी है जो 100% मशीन और पर्चियों के और मशीन के मिलान को उन्होंने खारिज कर दिया था। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद राव साहब, नमस्कार।